हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नया स्टूडेंट जो भी हमारे ऐप पर और चैनल पर आ चुके हैं तो उनके लिए खास करके इस वीडियो को बनाया हूं। और जो पुराने स्टूडेंट हैं जो हमारे ऐप पर पढ़ रहे हैं तो उनको देख लेना है, क्योंकि आप कितना आंसर सही कर पा रहे हैं क्या आप जानते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना है। तो अगर आप लोग जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है बीबीपी हेल्प ऐप पर, अगर आप लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि संडे के दिन जो लगने वाली है आपका 349 का सब्सक्रिप्शन है और सारा सब्जेक्ट का जो है वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज और यानी सारा चीज़ जो है आपको मिल जाने वाली है सभी सब्जेक्ट का। और वहाँ से आप जो है अच्छा खासा नंबर 450 प्लस नंबर ला सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ना है बस हमारे द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में। अगर आपको पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में तो आप इस तरीके से इस पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे तो आपको अगर 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा, अगर 5 नंबर का रहेगा तो 5 नंबर भी आपको दे सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत अधिक था। ये लगभग 12,99,660 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसमें पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात तथा बलूचिस्तान के कुछ भाग, यानी बलूचिस्तान ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास ही में पड़ता है। ठीक है, ये वहाँ पर तक फैली हुई थी कौन, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और ये पश्चिमी में उत्तर प्रदेश के समावर्ती भाग सम्मिलित, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यानी पूरा भाग जो है यानी क्या थे, जो है सम्मिलित थे, ज्वाइनिंग थे। ठीक है, इस प्रकार का विस्तार उत्तर से जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहावरे यानी किनारे तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के माकरन तट पर से स्थित यानी लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। ठीक है, तो ये लगभग 12 लाख जो है वर्ग किलोमीटर का था हड़प्पा सभ्यता, जो काफ़ी बहुत बड़ा था। ठीक है, तो इसका जो है हम लोगों ने जो विस्तार पर प्रकाश डालेंगे तो इस पॉइंट को बहुत ज़रूरी से लिखना है कि इसका सबसे पहले विस्तार कितना था, ये यानी लिख लेना है। तो आपको बहुत अच्छा नंबर वहाँ से आपको देख करके लग जाएगा कि अच्छी तरीके से लिख पाया है बंदा, और नंबर दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो मुख्य केंद्र था, यानी मुख्य केंद्र कौन कौन है। जैसे अभी हमारा जो है भारत का मुख्य केंद्र कौन है, तो दिल्ली है। उसी तरह का दिल्ली मुंबई है, उसी तरीके से उस तरह का हड़प्पा सभ्यता का कौन कौन था देख लीजिए। तो यहाँ पर हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था, उसके बाद क्या है कि कोटदाजी, उसका चंद्रहुद्रो और आलमगीरपुर आदि शामिल थे। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा है, यानी केंद्र था। ठीक है, ये केंद्र था, तो इस तरीके से लिख लेना है हड़प्पा सभ्यता का प्रकाश, यानी जो है विस्तार का प्रकाश डाल देना है। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न को। आप लोग समझते जाएंगे, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाते जा रहा हूँ। अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग जरूर बताइएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, मैं इससे ज़्यादा जो है टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ये नोट कर लीजिएगा अगर आप अच्छी तरीके से एग्जाम में लिखना चाहते हैं, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आते हैं बार बार। अब देखिए, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो कार्बन 14 एक मैं आप लोगों को बताता हूं कि कार्बन 14 एक वैज्ञानिक विधि है जो जैसे कि बहुत पुराना जो है वस्तु को खोद कर निकालने के बाद उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता आज से 5000 वर्ष पहले का जो क्या है 5000 वर्ष पहले का ये सभ्यता थी। तो उसका पता हम लोगों को कैसे लगा, तो ये कार्बन 14 विधि के कारण ही लगा था। ठीक है, कार्बन 14 अगर नहीं हो पाता तो क्या होता कि हम लोग को पता नहीं चलता था कि ये जो 5000 वर्ष पहले का ये हम लोग को सभ्यता पता चला तो ये नहीं चलता। ठीक है, तो ये कार्बन 14 उसी को कहेंगे। तो कार्बन 14 यहाँ पर देख लीजिए, तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन जो है कितना होता है, 12 और 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु की अवस्था में क्या हो जाता है,
यानी सी यानी कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, किंतु जो है यानी कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, यानी वो क्या होता है कि धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, और इसका अर्ध आयुकाल यानी अर्ध आयुकाल क्या है, यानी 55 68 प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लोग यही चीज़ याद रखिएगा, इतना बड़ा जो है डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कार्बन 14 एक वैज्ञानिक विधि है जिसको हज़ारों साल पुरानी चीज़ का उम्र के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है, उसी विधि को कार्बन 14 कहते हैं। और इसका जो है यानी अर्ध आयुकाल क्या होता है ये भी लिख देंगे, अर्ध आयुकाल 55 68 प्लस माइनस होता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए, अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को समझना है, किताबी भाषा को इतना याद नहीं रखना है क्योंकि यहाँ से याद नहीं रख पाएंगे, समझ लीजिए, बस आप लोग को समझने से जो है सारी चीज़ लिख पाएंगे। अब पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीवीआई है क्योंकि बहुत बार आपको पूछा जा रहा है। तो कार्बन पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के भौतिक जीवन का प्राप्त ज्ञान हो। जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है लेकिन इस तरीके से आप लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। देखिए, पुरातत्व यानी पुराने ज़माने के जितने सारे चीज़ अभी अभी मिलते हैं हम लोगों को, तो उनको क्या करता है कि खोद कर जो सामान को ज़मीन के अंदर से जो खोद कर निकालते हैं, निकाल करके और उसका जो हम लोग देखते हैं भौतिक जीवन के वहाँ क्या हो रहा था, क्या क्या चल रहा था वहाँ पर, तो ये सारे चीज़ पुरातत्व के अंतर्गत आता है। जैसे कि पुरातत्व के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ जैसे मिला है, सिक्का मिला है, प्राचीन स्मारक, उसके हथियार, बर्तन, उसके बाद जो है अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तो ये सारे पुरातत्व चीज़ है, तो ये सारी चीज़ मिलते हैं। और अभी और बहुत सारे जो है ऐसे जो है उत्खनन के दौरान, खुदाई के दौरान अभी भी जो है पुरातत्व स्थल मिलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है? आप लोग बताइए एक बार कमेंट में, सभी कोई करिएगा कमेंट में जवाब दीजिए, आप लोग बोलिए, चलिए बोलिएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। चलिए, तो वेरी गुड, आप लोग को कुछ स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। इसी तरह हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर खाली सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ाने वाला हूं और साथ में हर दिन इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। और ऐप पर आप लोग को बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल अपने मर्जी से आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। अगर आप PDF को पढ़ना चाहते हैं PDF पढ़ सकते हैं, नोट्स पढ़ना चाहते हैं नोट्स पढ़ सकते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा चीज़ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं यानी वहाँ पर पढ़ना, तो आपको मैं नंबर दे दूंगा। ठीक है, लास्ट में नंबर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे दिया हूँ, वहाँ पर जा करके आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले संसाधनों का उल्लेख करें। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने यानी कौन कौन से संसाधन का उपयोग कर रहे थे, कौन कौन जो है सिंचाई जो है वहाँ का सिंचाई का जो प्रमुख कारण था, तो देख लेते हैं हम लोग, मतलब प्रमुख कारण नहीं, प्रमुख चीज़ क्या था। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुआं, जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, तो वहाँ यानी क्या करता था कि नहरें, कुआं और जल संग्रह यानी जहाँ जो जलों को जो एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता था वहाँ से यानी निकाल करके जो है सिंचाई किया जाता था। ठीक है, और वहाँ पर कुआं, नहरें, जो बहुत सारे जो ऐसे जो व्यवस्था थी जो वहाँ से जो है वो लोग सिंचाई करते थे। अफगानिस्तान से सुतगोई नामक स्थल से हड़प्पाई नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए। कहाँ से? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के सुतगोई नामक से कहाँ से, यानी नहरों का चिन्ह जो प्राप्त हुआ था, वहाँ से जो खुदाई के दौरान पता चला था कि वहाँ पर नहर मिला था बहुत सारे, तो नहरों का पता चला था कि यहाँ से लोग पानी जो है सिंचाई करते थे। अब यहाँ पर देखिए, हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुआं का भी इस्तेमाल किया जाता था, कुआं का भी इस्तेमाल करता था। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए
और सॉरी यहाँ पर एक जो है छूटा हुआ है, यहाँ इसको भी देख लेते हैं जो सिंचाई का। गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान से पानी की बावली यानी तालाब, बावली को तालाब कहा जाता है, तालाब मिला है, जिससे जो कृषि के लिए यानी कृषि की सिंचाई के लिए जो है यहाँ से पानी का जो है पानी भी दिया जाता था, यहाँ से भी पानी को जो है यानी सिंचाई खेतों में करता था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं आगे दूसरा प्रश्न को देखेंगे। जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आज हम लोग कवर एक ही वीडियो में करने वाले हैं और अच्छी तरीके से देखना है आपको सभी को। ठीक है, देखिए हड़प्पा संस्कृति की कला का वर्णन करें। हड़प्पा संस्कृति कला यानी वहाँ के लोगों का क्या कला जो था, क्या करते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हड़प्पा लोगों की शिल्प और तकनीक अत्यंत विकसित थी। शिल्प मतलब जो है कोई चीज़ नया नया चीज़ बनाना, और वहाँ के अलग अलग टेक्निक, जो हम लोग तकनीक बोलते हैं हिंदी में, टेक्निक जो है बहुत सारे थे जो वहाँ के लोग जो आज से 5000 वर्ष पहले जो है हम अभी जो करते हैं वो उस वक्त किया करते थे। ठीक है, तो वो एक टेक्निक थी उन लोगों की, बहुत विकसित था वो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हड़प्पा के लोग कांसंग मतलब कांसंग यानी कांसा का बना हुआ चीज़ बनाते थे। ठीक है, कांसा से चीज़ बनाते थे और कांसा का निर्माण और उपयोग प्रयोग की तरह से परिचित थे, यानी वो कांसंग का प्रयोग करते थे। उसके बाद तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाते थे। उसके बाद हड़प्पा स्थलों में जो कांसंग के औजार और हथियार मिले उनमें टीन की मात्रा कम है। वस्तुतः टीन उन्हें मुश्किल से मिलता था कांसे की प्रतिमाओं के साथ। कुल्हाड़ी, छूर, उसके बाद क्या है कि आड़ी, छुड़ा, ये सारी चीज़ क्या थे, यानी टीन बहुत कम मिलते थे। ठीक है, टीन का उपयोग बहुत कम किया करता था, लेकिन वहाँ पर कांसा का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था, इसीलिए वहाँ को यानी कांसंग युग कहा गया है। आप लोग को हड़प्पा सभ्यता को कांसंग युग क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर जो है कांसा का प्रयोग करते थे, कांसा से सब चीज़ बनाते थे, इसीलिए कांसंग युग भी कहा गया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और लोहा का तो बिल्कुल उन लोगों को ज्ञान ही नहीं था। आप लोग को पता होगा ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत बार जो है पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को किस वस्तु की ज्ञान नहीं थी, तो लोहा की, लेकिन लोहा धातु की ज्ञान नहीं थी। ठीक है, किस धातु की ज्ञान नहीं थी, तो लोहा की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए वे लोग क्या करते थे, यानी कला क्या करते थे। देखिए यहाँ पर उन लोग का जो था, ये लोग का कला से भी परिचित थे। वो कपड़े बनाते थे, उसके सूत काटते थे, उसके बाद जो है तकलीफ का प्रयोग करते थे, यानी सूता यानी कोई भी चीज़ को बुनकर वो कपड़ा बनाते थे, ऊनी कपड़ा, हर कपड़ा बनाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए हड़प्पा के लोग अच्छे राजगिरी भी थे, अच्छे राजगिरी भी थे, यानी जो राजगिरी यानी मिस्त्री हम लोग जिसको बोलते हैं वो भी थे। उनकी कला विशाल इमारतें को देखने को मिलती है, यानी उसकी कला जो है ना विशाल इमारतों से देखने को मिलती है। जैसे बड़े बड़े जो इमारत बने हुए हैं हड़प्पा में, उस इमारतों के द्वारा जो पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है यानी वहाँ पे मिस्त्री थी, राजगिरी थी, यानी राज मिस्त्री। ठीक है, उसके लिए नाव भी बनाते थे, नाव बनाने का काम भी करते थे। उसके बाद शिल्प मिट्टी के मोहरे तथा मूर्ति का निर्माण करना, ये सारी चीज़ किया करते थे। उसके बाद ये क्या कि कुम्हारी कला से परिचित, यानी कुम्हारी कला, यानी कुम्हारी कला किसको कहते हैं, जो बर्तन वगैरह बनाता है, मिट्टी का बर्तन, उसको कुम्हार कहा था। ठीक है, तो बर्तन चाक की सहायता से, यानी चौक अभी जो हम लोग अभी जो बनाता है वो बड़ी वो क्या कहता है उसको मिट्टी का घड़ा, तो वो घड़ा बनाने का यानी चाक। ठीक है, उसको चक्का जिसको बोलते हैं उसको चक्का। ठीक है, वो भी जो है उसके मदद से बनाते थे, जो चिकने और चमकीले थे। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से, आप लोग जरूर बताइएगा, क्लियर करके बोलिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये सारे चीज़ जो आप लोग यहाँ से ये जो है दोबारा आ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए अब अगला प्रश्न आ चुकी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी वीवीआई है, आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये आप लोग अगर कॉपी और कलम लेके बैठे तो लिखते जाइए। क्या 25 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा रहा है बार बार। देखिए मैं आप लोग को पहले जो है ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे, अब आप लोग सुनेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहले खोजा गया था, हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था सबसे पहले, यानी हड़प्पा का। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का जो खोजा गया था सबसे पहले किसको खोजा गया था? हड़प्पा को खोजा गया था। तो हड़प्पा को खोजा जो गया था वो जॉन मार्शल के यानी जॉन मार्शल के अंदर रह करके जॉन मार्शल के अंडर रह करके दयाराम साहनी और यानी राखलदास बनर्जी, तो ये मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। और ये यानी किसके इसके दयाराम साहनी जो है यानी
हड़प्पा का। तो हड़प्पा का सबसे पहले यानी जितने जो सबसे पहले जो खोजा गया था हड़प्पा का, तो इसीलिए उसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। अगर मान लिया अगर मोहनजोदड़ो को सबसे पहले खोजा जाता तो इसको भी कहा जाता कि मोहनजोदड़ो का सभ्यता, ठीक है, मोहनजोदड़ो का सभ्यता। लेकिन सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया, उसके बाद मोहनजोदड़ो को, उसके बाद और बनावली और सारी चीज़ जैसे कि यहाँ पर है आपका। तो यानी जो 1921 में जो सबसे पहले 1921 में किसको खोजा गया था, तो हड़प्पा को, उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो को। तो सबसे पहले जो खोजा गया था, इसीलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ से आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को समझा दिया अच्छी तरीके से कि आप लोग, ठीक है, दिमाग में रहने से जो आप माइंड में अगर घुसा लेंगे तो उसमें जो कभी भूलेंगे नहीं। और यहाँ अगर आप लोग इस तरह का भाषा अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है, समझ जाइएगा पढ़ करके। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी, यहीं तक यहीं 25 यानी हम लोग आज जो जितना सारा क्वेश्चन की इतना ही। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितना हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और क्या क्या आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जो इंपॉर्टेंट है क्या क्या है देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए, जिसको पता है। तो 1 नंबर का तो हम लोग यहाँ पर जवाब देख ही लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कोई बात नहीं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की। कांस्य युग की सभ्यता क्यों, क्योंकि कांसा प्रयोग करते थे, इसलिए कांस्य युग की सभ्यता। अब आगे देखेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे। आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए अगर जानते हैं तो, अगर नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ जो है चलते रहिए, जवाब देते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, व्यापार पर क्या थी, आश्रित थी, यानी व्यापारी से वो लोग क्या थे, यानी व्यापारी वाली संस्कृति थी, ठीक है। व्यापार करके लोग वहाँ पर जो है जीवन बसर करते थे, यानी उसको संस्कृति कहा जाता है। और कृषि भी क्या करते थे वहाँ के लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो किसकी उपासना करते थे। देखिए आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लेकिन मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसी तरीके से हम लोग क्लियर करते जाएंगे सारा टॉपिक को, सारा सब्जेक्ट को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी, मारुति देवी की। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था, तो हड़प्पा का सभ्यता का स्वरूप क्या था, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, ग्रामीण सभ्यता, शहरी, या फिर संग्रह, या फिर कलावती सभ्यता। तो राइट आंसर शहरी सभ्यता हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो वैसे आप लोग को मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से इसे पढ़ लिए हैं, लेकिन आप लोग का रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि हम लोग दोबारा से रिवीजन करें। ये मेरा जो लगता है कि 3 बार रिवीजन करें, जो हमारे जो बहुत पहले स्टूडेंट आ चुके थे वो यानी 3 बार रिवीजन कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, जो नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हमारा अगर कोर्स को अभी तक अगर नहीं परचेज किए तो परचेज कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको वहाँ से पढ़ करके आप अच्छे खासे नंबर, एक जो है रिस्पॉन्सिव नंबर, जैसे आप नंबर तो सबको ही लाता है, कोई 300 लाता है, कोई 320, कोई 310, कोई 315, लेकिन रिस्पॉन्सिव नंबर होता है 400 प्लस नंबर रिस्पॉन्सिव। अगर आप रिस्पॉन्सिव नंबर लाना चाह रहे हैं 400 प्लस के पार, तो आपको ओनली फॉर हमारे ऐप बीबीपी हेल्प ऐप में यानी संडे के दिन ऑफर लग रही है 349 का। तो संडे के दिन का तैयार वेट कीजिएगा, वहाँ पर आप 349 में ले सकते हैं। और अभी जो सारे स्टूडेंट न्यू बैच के लिए जो ले रहे हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट दिन में जो है 10-15 स्टूडेंट ले रहे हैं। तो आप लोग अगर लेना चाह रहे हो तो इसके बारे में अगर पूछना चाह रहे हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं 7903288689 पर कॉल करके। सारा सब्जेक्ट का आपको ओनली फॉर 349 में मिल जाने वाली है, ओके। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, और थोड़ा सा हम तेजी में कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भी सोचेंगे क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता जो सर्वप्रथम खोजी गई थी, कब खोजी गई थी, सॉरी किसने खोजी थी, तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए, तो दयाराम साहनी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ओके। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, क्या है, सिंधु है, व्यास है, सतलज है, रावी है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, देखिए नगर योजना, वास्तुकला, व्यापार, कला। तो राइट आंसर डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं, ए नंबर होगा, नगर योजना था। हड़प्पा क्या था, नगर योजना था, ठीक है।
चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 9 नंबर। क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, देखिए यहाँ पर राजतंत्रात्मक या फिर लोकतंत्रात्मक या फिर नगर पालिका। तो डायरेक्टली राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ओके चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 10 नंबर। सॉरी आप लोगों ने जवाब देख लिया तो कोई बात नहीं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण तो ऊपर सभी हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर। ओके तो आप लोग टाइम अगर नहीं मिलता तो आप लोग रोक करके इसको पढ़ करके जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कहाँ से, यानी स्त्री का जो यानी गर्भ से पौधा निकलता था तो निकल दिखता है, कहाँ से मिला था ये अवशेष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कहाँ से मिला था, तो राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए। तो राइट आंसर सी नंबर हड़प्पा से मिला था। ओके चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 12 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो 12 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी जी ने किया था 1921 में। ओके सबसे पहले इसी का उत्खनन हुआ था। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आ चुकी है अगला, यानी 13 नंबर। क्या बोला जा रहा है, सिंधु सभ्यता में गोदा बीरा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है 13 नंबर का। तो 13 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी सिंधु सभ्यता का गोदावरी का प्रमाण कहाँ से मिला। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी आप लोग भी जवाब बोलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राखी गरी, आप लोग तो जवाब दे रहे हैं तो राइट आंसर लोथल से हो जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 14 नंबर। किस सिंधु स्थल से सूती वस्त्र यानी सूती कपड़े का साक्ष्य मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है राइट आंसर डी नंबर। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है 15 नंबर। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो आपको आप लोग को पहले बता चुका था, राइट आंसर डी नंबर यानी हड़प्पा हो जाएगा, सॉरी लोथल हो जाएगा। ओके अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चुकी है 16 नंबर। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली। यहाँ पर ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कटदजी या फिर राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मूर्ति की यानी कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ओके अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो व्यापारिक संबंध किससे नहीं था, यानी व्यापार किस देश से नहीं करते थे। तो यहाँ पर देखते चीन से व्यापार नहीं करते थे, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है बाकी सब देशों से क्या करते थे। अब यहाँ पर देखिए सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो सिंधु वासी को प्रमुख जो देवता थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इंद्र, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ओके सॉरी पशुपति महादेव हो जाएगा। ओके मैं मिस्टेक कर रहा था, सॉरी। ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सी नंबर। ओके चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 19 नंबर है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला माना जाता था। मृतकों का टीला मतलब जो है यानी मूर्ति का टीला, मूर्ति यानी मूर्ति बहुत सारे मिले थे तो मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ओके चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। तो सिंध का बाग कौन सा स्थल को कहा जाता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी कौन सा होगा। आप लोग जल्दी जल्दी अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं, तो ए नंबर हो जाएगा यानी मोहनजोदड़ो को। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर। क्या बोला जा रहा है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में जो समाज का कैसा स्वरूप था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए तो ए नंबर यानी मात्र सत्तात्मक राइट आंसर हो जाएगा। ओके अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर आ चुके 22 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर क्रीट की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी किससे समकालीन नहीं मानी, तो चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता इसलिए क्योंकि चीन से जो है कुछ भी मेल मिलाप नहीं था। ओके तो आप लोगों को करना क्या है कि जो अगर आप लोग रूटीन नहीं जानते रूटीन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रूटीन का वीडियो लिंक दे चुका हूं, जाकर के रूटीन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ओके सॉरी वहां पर देख लीजिए। ओके और आप लोग अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको सारा चीज़ जो है आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ दी जाती है कि कब एग्ज़ाम होगी, कब क्या होगी, कब जो है बिहार बोर्ड सारा न्यूज़ आपको मैं वहीं पर दे दे रहा हूँ। ओके तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है कि सिंधु स्थल में महिला और पुरुष के एक साथ दफनाया जाता था, यानी किस स्थल में, किस सिंधु स्थल में। तो इसका राइट आंसर क्या जो रोपड़ में जो है, यानी स्त्री और महिला और पुरुष को एक जगह दफनाया जाता था, ठीक है, एक साथ। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 25 नंबर कह रहा है, अच्छी तरीके से देखिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो विशाल स्नानघर का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो राइट आंसर मोहनजोदड़ो से। बहुत बढ़िया, आप लोग को तो जवाब बिल्कुल सही तरीके से सटीक से आ रही है और आना भी चाहिए, क्योंकि अब जो है आप लोग बस रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितना टाइम अगर बचा है, अगर आप लोग जो स्टूडेंट अगर अभी तक ये सारे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोग को जो है कोर्स में जुड़ने की ज़रूरत है। कोर्स में ज्वाइन हो जाइए बहुत जल्दी BBP हेल्प ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है। और हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं नंबर दे रहा हूँ 7903288689। इस नंबर पे आप लोग जो है यहाँ पर कॉल कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि सर कोर्स के बारे में मुझे बताइए, तो मैं कोर्स के बारे में बता दूंगा क्या क्या मिलती है, क्या क्या आपको देने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो जुड़वा राजधानी कौन सा था, देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से देखें। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यहाँ पर कौन सा C नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्या बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी है, उसका जॉन मार्शल है, उसका RD बनर्जी है, उसके बाद क्या है कि RS बिस्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर का, मोहनजोदड़ो का उत्खनन यानी जॉन मार्शल नहीं, RD बनर्जी ने, राखालदास बनर्जी ने किया था। ओके चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 28 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लीजिए सिंधु नदी है, रावी नदी है, उसके बाद क्या है देख लीजिए, तो सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या बोला जा रहा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर सिंधु भाषा का शब्द है। ओके चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, यानी 30 नंबर को देखेंगे। 30 नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो है यानी गुजरात में स्थित है, राइट आंसर यानी A नंबर हो जाएगा। ओके ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 31 नंबर को देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। तो प्राचीन इतिहास का जो निर्माण किया था ये सारे चीज के आधार पर किया गया था, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या बोला जा रहा है, कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगन जो है ये राजस्थान में स्थित है, राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। ओके चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गंदे पानी का निकास की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने में मिली। तो इसका 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गंदे पानी का निकास यानी सिंधु सभ्यता में मिली थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता में यानी नलियों का इतना खूबसूरत नालियाँ थे जो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर शोभा बढ़ाता था उस सभ्यता का, किसका, हड़प्पा सभ्यता का। ओके चलिए यहाँ पर अब देखिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, कालीबंगन किस नदी के किनारे अवस्थित था। रावी नदी के किनारे, सिंधु या फिर सतलज या फिर सरस्वती। तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगन जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, हम लोग यहाँ पर 35 नंबर को देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो देखिए आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राखालदास बनर्जी को 1922 में यानी मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 नंबर, 40 हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे, जितने सारे 40 क्वेश्चन है सारे को करेंगे। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कालीबंगन। ओके चलिए कालीबंगन में मिले थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे क्या बोला जा रहा है, करेंगे पशुपति महादेव की मोहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया था। यानी पशुपति महादेव में जो पशु था, ये बड़ा सा पशु जो मूर्ति था, उसमें कौन सा जो है यानी कौन सा फिगर नहीं मिला था, कौन सा चित्र नहीं मिला था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा यानी हाथी का जो है नहीं मिला था, हाथी का। ओके सॉरी शेर का नहीं मिला था, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा था, शेर का नहीं मिला था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं सही बता दिया आप लोग को। ओके आप लोग क्लियर हैं। चलिए 38 नंबर क्या है कि किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करिए। तो मोहनजोदड़ो आप लोगों का जवाब आ रहा है, तो राइट आंसर लोथल हो जाएगा। ठीक है चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो कहाँ उत्खनन कराया था, तो इसका 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा का उत्खनन कराया था। ठीक है राइट आंसर B नंबर हो जाएगा।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्या बोला जा रहा है, पर करेंगे पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। तो पुरातत्व के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन नहीं है, भनावेश, अभिलेख, साहित्य या फिर सिक्के। तो भनावेश राइट आंसर, ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, इसको पुरातत्व में खोद कर नहीं मिला है, यानी ये सारे चीज़ जो है पुरातत्व के यानी पुरातत्व स्थल से खोद करके मिला है, और बाकी भनावेश नहीं मिला है। तो आज हम लोगों का ये सारा जो है टॉपिक था और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। तो अगर हमारे साथ जो है बीबीपी हेल्प पर आपको देखिए कहाँ क्या क्या मिलने वाला है ये भी देख लीजिए। देखिए पीडीएफ तो मिलेगा ही, उसके बाद नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, और यानी आपको प्रीवियस ईयर यानी पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम का 1 महीना पहले आपको 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस ओनली 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में उसी से आएगा। तो ये सारा तैयारी अगर आप करेंगे तो आपका जो है 400 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप एक सोचने वाली बात है, अगर 400 नंबर अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको जो है बस कोर्स को परचेज करना है। कोर्स जो है आपको कितना में मिलेगा, संडे के दिन अगर आप खरीदेंगे तो आपको यानी 349 में मिलेगा। और अभी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, अभी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या यानी 599 में मिलेगा। तो ऑफ़र अगर आप लेना चाहते हैं तो संडे के दिन जो है यही संडे में मिलने वाली है, आगे वाली जो आ रही है वो संडे में। ठीक है, तो आज का वीडियो और लाइव इतना ही तक।